स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा प्रश्न है वो 15 नंबर के प्रश्न है जो कि हम हल करने वाले हैं और ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है और जो एग्ज़ाम गाइड है और जो विषय है वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ये बिहेवियर साइंस है, समाजशास्त्र। इसके अंदर मैंने समाजशास्त्र की परिभाषा पढ़ने वाले और लिखने भी वाले और समाज की प्रकृति, उत्पत्ति व महत्व लिखी है। अब आपके प्रश्न जो ये है ये 15 नंबर का है। 15 नंबर का ये प्रश्न होता है, 15 अंक का ये प्रश्न होता है जिसको हम यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इसके अंदर हम आपको पढ़ाने वाले समाजशास्त्र की परिभाषा लिखिए, समाज की प्रकृति, उत्पत्ति व महत्व लिखिए, समाजशास्त्र का नर्सिंग में महत्व समझाइए। इस प्रश्न में ये है कि आपको इसके अंदर 15 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसको हल कैसे, मतलब लगभग 7 से 8 पेज तो भरने ही पड़ते हैं आपको इस पेपर में। इस मतलब GNM फर्स्ट ईयर की कॉपी जो एग्ज़ाम में आती है उसमें 7 पेज तो आपको भरने ही पड़ते हैं। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा: सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीकों से अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र है। इसके अंदर अब दो कह रहे, एक गिन्सबर्ग भी कह रहा है, एक मैकाइवर भी कह रहा है। अब देखिए दोनों की परिभाषा भी अलग अलग है। देखिए स्क्रीन पे देखिए एक बार, ये थोड़ा स्क्रॉल हो रहा है फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी करूंगा। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतक्रियाओं एवं अंत संबंधों और उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। मैकाइवर के अनुसार समाजशास्त्र का विषय सामाजिक संबंध या संबंधों का वह जाल है जिसे हम समाज कहते हैं। अब दोनों ने एक ही कहा है पर किसी की परिभाषा थोड़ी अलग है, किसी की अलग है, पर आपको अपने मन से जो परिभाषा है वो नहीं लिखनी है, थोड़ी ही अलग तरीके से लिखनी है ताकि एग्जामिनर जो होता है वो आपको एग्जाम में उस तरह से ही नंबर दे जैसे कि आपने अच्छा लिखा। अब समाजशास्त्र की उत्पत्ति: समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने तथा उसकी समस्याओं को सुलझाने के प्रयास से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी रखा, सोशियल साइक। 1839 में नाम बदलकर समाजशास्त्र का, इसी कारण इन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय दुर्खिम, स्पेनर तथा मैक्स वेबर आदि विद्वानों को जाता है। ये जो दो वैज्ञानिक है जिसके नाम आपको इम्पोर्टेंट है, स्पेनर तथा मैक्स वेबर। अब समाजशास्त्र की प्रकृति, विशेषताएं: समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है न कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, न कि एनवायरमेंट साइंस है, यानी प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है न कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र अपेक्षाकृत एक अमूर्त विज्ञान है न कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है न कि विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र के अध्ययन का महत्व: भारतीय समाज की समस्याओं, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद आदि समस्या को व्यवस्थित तरीके से सुलझाने हेतु समरूपताओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। इससे सामाजिक गतिशीलता के बारे में ज्ञात होता है। इससे भारतीय समाज की अन्य समाजों से तुलना करना संभव है। नर्सिंग में समाजशास्त्र का महत्व: समाजशास्त्र का समाज, समुदाय एवं लोगों में आपसी अंतक्रिया का शास्त्र है। वहीं नर्सिंग वह प्रोफेशन है जो रुग्ण व्यक्तियों, परिवार व समुदाय को स्वस्थ रहने में सहायता करता है। समाजशास्त्र का नर्सिंग व्यवसाय में निम्न महत्व है। अब यहाँ पे आप ये वाला देख लीजिए एक बार, इसके अंदर ये कह रहा है समाजशास्त्र में नर्सिस को सामाजिक अंतर्क्रियाओं को समझाने में मदद मिलती है। समाजशास्त्र में नर्स को अपने विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के मरीजों से कम्युनिकेशन यानी संवाद करने में मदद मिलती है। समाजशास्त्र समाज में जेंडर इशू, मेल यानी फीमेल, अलग अलग तरीके के जो पेशेंट होते हैं उनको भी तो आपको सामाजिक वर्ग में समझना पड़ता है। सामाजिक असमानता उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव समझने में मदद करता है। समाजशास्त्र से सामाजिक नीतियों के समाज पर प्रभाव को जानने में सहायता मिलती है। समाजशास्त्र के अध्ययन से नर्सिस को सामाजिक समस्याएं जानने, समझने व उसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव समझने में मदद मिलती है। समाजशास्त्र से नर्स को मरीज तथा के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन व उपचार में उसकी भूमिका
जानने में मदद मिलती है। समाजशास्त्र के प्रयोग से नर्स सामाजिक रिसर्च कार्य सीखते हैं, जैसे साक्षात्कार करना, स्टैटिस्टिक लेना व थ्योरी विकसित करना। समाजशास्त्र नर्सिंग प्रोफेशनल को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। मरीज के सामाजिक वातावरण में बदलाव कर रोगियों के उपचार में इसका प्रयोग किया जा सकता है। समाजशास्त्रीय जानकारी से नर्स सर्वे परिवार समाज में एडजस्ट करना सीखती है। समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। अब इनके दूसरे विज्ञान उनसे क्या संबंध है, यानी रिलेशन क्या है, इसका भी तो आपको पता होना चाहिए ना। सभी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से किसी रूप से संबंधित है। इन सभी सामाजिक विज्ञानों, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास का क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन इन सभी का केंद्र बिंदु मानव है। समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध मनोविज्ञान के प्राय व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि प्रमुखतः व्यक्ति से संबंधित है। सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान विषय के मध्य पुल की भांति कार्य करता है। इसकी रुचि इस बात में है कि व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक रहता है तथा सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। मतलब व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा, ये इसके लॉजिक उदाहरण है जिसको आपको मतलब लिखने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण भी आपको लिखने पड़ते हैं कि भाई ये व्यक्ति इस तरह का व्यवहार कर रहा था, ये व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है। तो इससे क्या है कि जो नंबर आपके आते हैं वो थोड़े एग्जाम में अच्छे ही आते हैं। समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध। अब इसका अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, देखिए ये परिभाषा। आज अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन समाज में बेरोजगारी, गरीबी जैसे आर्थिक समस्याओं को सुलझाने हेतु किया जा रहा है। इस प्रकार गरीबी, बेकारी, जनसंख्या विस्फोट जैसे अनेक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने हेतु दोनों शास्त्र एक दूसरे पर निर्भर है। दोनों शास्त्र में समाजशास्त्र और आर्थिक शास्त्र, ये दोनों एक साथ। अब देखिए समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में संबंध, ये एक बार आप देख दीजिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। समाज पर राज्य तथा इसके कानून का काफ़ी प्रभाव रहता है। राज्य सरकार कानून के माध्यम से समाज हेतु हानिकारक रीति रिवाजों, कुप्रथा को बदलने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार इस हेतु समाजशास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता होती है। समाजशास्त्र तथा इतिहास में संबंध। इतिहास बीते हुए समय का अध्ययन है, इसका विषय क्षेत्र सीमित है। वहीं समाजशास्त्र संस्कृति संस्थाओं का इतिहास एकत्रित करता है। समाजशास्त्र ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर ही सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करता है। अब अपना दूसरा 12वां प्रश्न है, वो देख लीजिए एक बार। इसमें ये पूछ रहा है चिंतन। चिंतन क्या है, इसकी विशेषता लिखिए, चिंतन के प्रकार समझाइए। इसके अंदर 3 प्रश्न हो गए आपके। सबसे चिंतन क्या है, चिंतन क्या है, इसकी विशेषता लिखिए, चिंतन के प्रकार समझाइए। चिंतन चिंतन समस्या समाधान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समस्या समाधान है तो बाहरी तत्वों के स्थान पर आंतरिक ज्ञान, मानसिक शक्ति और भाषा, संकेत, प्रत्यक्षीकरण आदि के माध्यम से करता है। चिंतन की विशेषता यहाँ पढ़िए। चिंतन का प्रारंभ किसी समस्या कठिनाई से होता है। चिंतन प्रक्रिया की समाप्ति समस्या समाधान द्वारा होती है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अनेक सामाजिक प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। चिंतन की प्रक्रिया एक तय दिशा में होती है, जैसे सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। चिंतन में विश्लेषण तथा संश्लेषण होना ही पाया जाता है। चिंतन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। चिंतन में ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक तीनों ही पक्ष सम्मिलित होते हैं। चिंतन पूर्व अनुभवों, ज्ञान, मानसिक शक्तियाँ, प्रत्यक्षीकरण का महत्व है। चिंतन ही वह एक तत्व है जो व्यक्ति तथा पशु में अंतर करता है। या भाई चिंतन की एक लॉजिक बात ये समझ लीजिए कि एक पशु भी है और एक इंसान भी है, तो ये चिंतन ही बता सकता है कि ये पशु और ये मनुष्य है। इसके अंदर के पशु तो जो होता है वो आपको पता ही है कि उसके हाव भाव, बिहेवियर में चेंजेज आते हैं, फर्क होता है, और इंसान होता है उसके भी थोड़े बिहेवियर में फर्क आता है। चिंतन के आधार पर व्यक्ति वातावरण के साथ अंत क्रिया करता है। ये वातावरण के साथ, ये आपको मतलब एक समझने वाली बात है कि वातावरण के साथ अंत क्रिया करता है। अर्थ समझिए आप इसका एक बार, या मैं अर्थ आपको अर्थ है, सॉरी ये तो दूसरा प्रश्न आ गया इसके अंदर। ये एक मिनट, ये अपना थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसके अंदर ये क्या है कि थोड़ा सा प्रश्न दूसरा, ये मैं आपको, ये अपना ये हो गया। अब इसके अंदर ये अपना ये आ गया। इसके अंदर ये बाल अपराध के बारे में, ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ बाल अपराध के बारे में क्या है। ये छोटा सा है, इसको आप समझ लेते, पहले ये छोटा सा समझ लेते फिर आगे आपको। देखिए
बाल अपराध का अर्थ बाल अपराध से तात्पर्य बिना किसी स्थान विशेष में कानून नियमों के विरुद्ध एक निश्चित आयु से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध। भारतीय विधान धारा 23 के अनुसार 12 से कम उम्र के नासमझ बालक बालिका को अपराधी नहीं माना जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 के अनुसार बाल किशोर अपराधी की अधिकतम आयु 16 वर्ष है, जबकि सामान्य 18 वर्ष से कम आयु वाले अवैश्यक अपराधी को बाल अपराधी नहीं माना जाता। भाई आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं जो बाल अपराधी में मजदूरी करते हैं, झगड़ा, चोरी, मदपान, ड्रग्स, हत्या, आत्महत्या, धोखा, बेईमानी, जालसाजी, छोड़ा खानी आदि छेड़खानी वगैरह करते, आवारागर्दी। तो उनको क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक एक्ट है, उसके तहत 18 वर्ष से कम आयु वाले बाल अपराध के अंदर नहीं आते। तो इनको क्या होता है कि बाल सुधार गृह में भेजा जाता है और वहाँ पे इनकी क्या होती है, रहन सहन, और उनको अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आपको ये नहीं करना है, ये वाली चीज़। तो उसी की तरह इनको थोड़ा सा अच्छा सा बिहेवियर समझा के इनको कर जाता है, ताकि ये बाल अपराध का भी कभी कभी ये प्रश्न दे देते हैं। वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कभी कभार दे देते, तो ये भी आपको याद करना है। साथ में छोटा सा है तभी मैंने ये समझाई आपको। इसके अंदर क्या होता है, अपराधी माना जाता है बाल अपराधियों द्वारा किए जाने वाले अपराध कार्य हैं चोरी, झगड़ा, मारपीट, मदपान, ड्रग, हत्या, आत्महत्या, धोखा, बेईमानी, जालसाज, छेड़खानी, आवारागर्दी। कारण, बाल अपराध के कारण ये यहाँ पे 3 कारण है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैविक कारण, सामाजिक कारण और व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक कारण। अब जैविक में देखिए आनुवांशिकता, शारीरिक गठन, और इसमें है भग्न परिवार, अशिक्षित माता पिता, परिवार समाज में पक्षपात, सौतेली माँ, सामाजिक कुप्रथा, बुरी संगत, मित्र, स्लम में रहना, मनोरंजन का अभाव, बाल श्रम में लिप्तता, विद्यालय में नियंत्रण का अभाव, और तीसरे में ये अपना ही आवश्यकता की पूर्ति न होने पर उत्पन्न मनोविकृति, कुंठा, कुसुमायोजन समस्या, संवेगात्मक अस्थिरता, असामाजिक व्यक्ति की व्यक्तित्व स्वार्थीपन। अब इसके अंदर देखिए ये अपना पहला जो है जैविक कारक, इसके अंदर तो ठीक है कि भाई ये। दूसरे में ये भग्न परिवार, अब किसी के जो परिवार में होता है गाली गलौज, हरकतें, मतलब गलत थोड़ा उत्पन्न, उसका वातावरण सही नहीं होता, तो वो क्या होता है कि उनके बच्चे थोड़े मतलब अशिक्षित माता पिता, एजुकेटेड, आपको पता है अशिक्षित माता पिता का यह कहना पे ये एकदम वो अशिक्षित नहीं है, जो ग्रामीण इलाकों में वो तो ठीक ही है। अशिक्षित मतलब जो शराब के व्यवहारिक जगहों पे रहना, कूड़े करकट, व उस तरह के व्यवहार। और यहाँ पे अपनी है अभी नीचे सामाजिक कुप्रथा, यानी व्यवहारिक समाज में कैसी है, बुरी संगत, उनके मित्र गलत है बच्चों के, वो स्कूल जा रहे वहाँ पे गलत व्यवहार है, तो ये वाली। और ये अपनी तीसरे में मनोविकृति, उनकी समाज में मनोविकृति, कुंठा, ज़्यादा टेंशन वगैरह, संवेगात्मक अस्थिरता, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब इसके उपाय और उपचार और रोकथाम भी है। देखिए उपाय में है बाल अपराधों के उपचार व रोकथाम के निम्न उपाय है। परीक्षण काल, प्रोविजनल में रखना, 14 वर्ष से कम उम्र के बाल अपराधियों को तय अवधि तक परीक्षण में रखकर सुधार किया जाता है। सुधार गृह, इसमें 14 से 15 वर्ष तक के बाल अपराधियों को 5 वर्ष तक सुधार गृह में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था शिक्षा दी जाती है। जेल कारावास, 16 वर्ष से अधिक उम्र के में किए गए गंभीर अपराध हैं तो जेल की सजा भी दी जाए। परिवार की भूमिका भी यहाँ पे रोल की जाती है। तो अभी इसको आगे हम थोड़ा और पढ़ते हैं, जैसे कि ये आगे इससे आगे मैं आपको एक बार पढ़ाता हूँ। अब ये देखिए, अच्छा वातावरण उपलब्ध कराना, आवश्यक पूर्ति हेतु पर्याप्त जेब खर्च देना, नियंत्रण मार्गदर्शन करना। विद्यालय की भूमिका इसके अंदर क्या है, देखिए उत्तम वातावरण उपलब्ध कराना, अनुशासन व नियंत्रण, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, प्रेम तथा सहानुभूति सुविधाएं प्रदान करना। अब समाज तथा राज्य की भूमिका, तो यहाँ पे देखिए बालकों तथा विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखना, मनोरंजन की स्वस्थ व्यवस्था रखना, गंदी बस्तियों को समाप्त कर स्वस्थ कॉलोनी में व्यवस्था करना, बाल श्रम की रोकथाम करना, मनोवैज्ञानिक उपाय, बाल अपराधी का विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक जांच, निर्देशन एवं उपचार की सुविधा, खेल चिकित्सा, साइकोथेरेपी में साइको ड्रामा। अब देखिए आगे एक बार, अब यहाँ पे आपको एक मैं अब 15वां प्रश्न है, ये आप एक बार प्रश्न देखिए। संवेग की परिभाषा कीजिए। संवेग को प्रभावित करने वाले कारक की सूची बनाइए। संवेग, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये कहीं बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को अपन हल जरूर करेंगे। तो ये प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए, एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।